Hello students, in this video we will find magnetic field on the axis of a circular current loop. किसी सर्कुलर करंट लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या डेरिवेशन है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया है। सर्कुलर लूप कंसीडर करने के साथ ही इसकी एक एक्सिस ले ली गई है और सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है, स्मॉल a। ठीक है। और इसका ये सेंटर जो है, सेंटर मान लिया हमने कितना कंसीडर कर लिया, O। अब इस सर्कुलर लूप की जो सेंटर है, सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से है। लेट अस कंसीडर इट इज ए सर्कुलर लूप। ठीक है, बीच में ये होलो है, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि ये है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, और इस सर्कुलर लूप को यहाँ पर बीच में सेंटर में कुछ नहीं है, और इसकी जो ये जो साइड है, इस साइड में करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। ओके, तो ये करंट जो पास हो रहा है ये इस तरह से आ रहा है ये। ठीक है, ये 3D डायग्राम है, तो 3D डायग्राम को यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया है। ये हमारा सर्कुलर लूप हो गया। अब इस सर्कुलर लूप के सेंटर से, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है। इस एक्सिस जो एक्सिस पास हो रही है, इसके एक्सिस से किसी पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से हमने ये डिस्टेंस ले ली, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ से हमने ये डिस्टेंस, ये हमारा OP, ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा यहाँ पर सेंटर है, और यहाँ पर एक DL एलिमेंट ले लेंगे हम। यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक DL एलिमेंट, और DL एलिमेंट की यहाँ से P पॉइंट से कुछ डिस्टेंस हो जाएगी, जो हम मान लेंगे कितनी, S। तो यहाँ पर एक स्मॉल DL एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये स्मॉल एलिमेंट DL एलिमेंट है, जैसे कि ये है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से हमने मान लिया DL एलिमेंट है, जैसा आपको दिख रहा है ये DL एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये DL एलिमेंट यहाँ पर ले लिया गया है, और इस DL एलिमेंट की यहाँ से एक डिस्टेंस मान ली, ये डिस्टेंस कितनी है, S, और जबकि ये डिस्टेंस मान ली, ये डिस्टेंस कितनी है, R। अब बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एक कंडक्टर हमारे पास होता है, इस कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रहा है, और इसके किसी पॉइंट P पर, इस कंडक्टर के चारों ओर किसी पॉइंट P पर एक R डिस्टेंस पर हमारे एक पॉइंट P होता था, जिसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे, जो कितना होता था, μ0/4 पाई IdL sin θ/r², जहाँ पर हमारा R डिस्टेंस उस कंडक्टर से उस पॉइंट P तक की होती थी। तो यहाँ पर हमने इस सर्कुलर लूप जो लिया है, इसकी एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने R ले ली है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करना है, हमें पता है करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट तो इसकी साइड में फ्लो हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो एक्सिस से तो डिस्टेंस हमारी R हो गई, लेकिन यहाँ से जो ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की जो DL एलिमेंट लिया, DL एलिमेंट से डिस्टेंस कितनी मान ली, S। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, S, और S को हम कितना लिख सकते हैं, A और R की टर्म्स में इसको हम लिख सकते हैं A² + R² की पावर 1/2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे हमें करना क्या है, तो बहुत ध्यान से हम देखेंगे। छोटा सा इसको हम लिख सकते हैं A² + R² की पावर 1/2। अब इसके बाद यहाँ देखो आगे करना क्या है। ये जो एक्सिस है, ओके, ये जो एक्सिस हमारी पास हो रही है, ये पॉइंट P था, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो ये DL एलिमेंट है, ये करंट पास हो रहा है, तो इसको हम अगर हम देखें तो देखो ये करंट आउटवर्ड बाहर निकल कर आ रहा है, ये करंट जो इस साइड आ रहा है ना, यानी कि इस तरह से इस तरह जा रहा है ये, तो करंट बाहर निकल कर आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, और ये हमारा DS हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो देखो करंट ये है, DS डिस्टेंस ये हो गई हमारी, S डिस्टेंस मतलब ये हो गई करंट, S डिस्टेंस ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी हो जाएगी ये dB, जिसे हम ले लेते हैं। तो ये DL एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा dB ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक DL एलिमेंट हमने कंसिडर किया होगा, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से S होगी, ये भी DL एलिमेंट है, और इस वाले DL एलिमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेम dB ये है, इस तरह से होगा। ठीक है,
तो यहाँ तक आपके समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से हमको निकालनी है। करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड, ये एच डिस्टेंस हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ये आ गया, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया। ओके, अच्छा ये DL है, ये जो DL है, DL इससे कितना एंगल बना रहा है, DL इससे कितना एंगल बना रहा है। तो एक बात बताओ, DL और S जो हमारा एक कंपोनेंट निकल कर आया है, ठीक है, इसके बीच कितना एंगल है। जो S कंपोनेंट, S जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ से, इसके बीच कितना एंगल है। एक्चुअली बच्चे देख लेते हैं, मान लेते हैं इसको इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं कि ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा सर, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो सर ये 45 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल है ये 45, 90 इस तरह से ये इसके बीच एंगल नहीं होता। हम बात कर रहे हैं इसकी कि ये अगर DL एलिमेंट है ये वाला, और ये अगर है, ठीक है, तो 45, 90 इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो यहाँ ये DL एलिमेंट बन रहा है, DL एलिमेंट का, ये DL एलिमेंट है, ये इस तरह से DL एलिमेंट का इस S से जो S जा रहा है, S थोड़ा टेढ़ा सा है ना हमारा, ये इस तरह से S जो जा रहा है, S से DL एलिमेंट का एंगल कितना है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल देखो आप लोग, यहाँ पर ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री है। तो याद रखना DL एलिमेंट का S से जो एंगल है, जिसको हम थीटा लेकर चलते हैं, वो थीटा कितना है, 90। DL और S के बीच जो एंगल है वो कितना है, 90। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो DV इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो DV इक्वल्स टू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, DV इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और हम जानते हैं थीटा कितना आया था हमारा, थीटा जो एंगल होता है वो DL और S के बीच एंगल है, ठीक है, DL और S के बीच एंगल है। तो DL और S के बीच जो एंगल हमारा आता है वो एंगल कितना आया था, 90 डिग्री, अभी हमने निकाल रखा है। तो यहाँ पर जब इसको रखेंगे वैल्यू को, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन S स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 1 अपॉन S स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम करना क्या है हमें। यहाँ पर अब देखो, ये जो DV कंपोनेंट है, मान लिया कि ये S के बीच और R के बीच जो एंगल है ये फाई है, कितना, फाई, और यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना है, फाई। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर ले हम, ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर लें तो देखो ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये वाली जो OP के बीच, OP इसके परपेंडिकुलर है, OP पर ये वाली लाइन जो है NP परपेंडिकुलर है, NP परपेंडिकुलर है, OP NP पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, और ये वाली लाइन S पर परपेंडिकुलर कौन है, ये DV परपेंडिकुलर है। तो जब ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई। सिमिलरली यहाँ पर जब ये फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, फाई, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे कितने हो गए, फाई। अब आगे देखते हैं इसमें हम, ये फाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो ये जो DV के दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, एक तो DV cos फाई जो कि हमारा ये आ रहा है DV cos फाई, और एक DV sin फाई, DV sin फाई। सिमिलरली इस वाले DV का भी एक कंपोनेंट DV cos फाई, ठीक है, और एक दूसरा कंपोनेंट DV sin फाई, ठीक है। इसको चाहें तो हम DV1 DV2 लिख सकते हैं कि DL और DL कंपोनेंट है, तो हम कंपोनेंट तो हमने सेम लिए ना, इसलिए हम DV लिख दिया हमने यहाँ पर इसको। अब ये जो हमारा सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल, अब दो कंपोनेंट तो होंगे नहीं, एक DV यहाँ पर है, एक DV यहाँ पर है, एक DL यहाँ पर है, एक DL यहाँ पर है, एक इस वाले DL की वजह से जो DV कंपोनेंट बना था, ये जो DV कंपोनेंट बना था मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर इस तरह से बताता हूँ आपको कैसे,
ठीक है, ऐसी तो है ये। तो इस तरह से जो डीवी कंपोनेंट बना था, इस डीवी का एक तो यहाँ पर डीवी कॉस फाई कंपोनेंट हो गया और एक ये डीवी साइन फाई कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली नीचे वाले का भी कंपोनेंट होगा, नीचे वाला जो कंपोनेंट ये है, ठीक है, इसका हमारा ये डीवी कंपोनेंट आया था, डीवी का एक तो ये डीवी कॉस फाई और एक ये डीवी साइन फाई। अब ऐसे बहुत सारे हर जगह डीएल कंपोनेंट होंगे और सारे डीएल कंपोनेंट का अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डीवी होगा, जिसका एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यानी कि डीवी कॉस फाई यहाँ पर आएगा, जो आपस में एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देते हैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले के मैग्नेटिक जो डीवी कॉस फाई कंपोनेंट था, इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। आपस में इक्वल एंड अपोजिट है ना एक दूसरे के, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो डीवी कॉस फाई ने डीवी कॉस फाई को कैंसिल आउट कर दिया, जबकि डीवी साइन फाई जितनी भी होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो ऐड अप होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका सम होगा, डीवी साइन फाई का। ठीक है, यानी कि आप जितने भी डीवी साइन फाई के कंपोनेंट होंगे वो सारे अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। और यहाँ से साइन फाई अगर हम देखें, साइन फाई की वैल्यू अगर हम लगाएं तो देखो ये फाई एंगल है, ये ए है और ये हमारा क्या है, एस। तो साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन एस। ओके, तो डीवी की वैल्यू यहाँ से पूरी रख दें हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन एस। टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आप याद रखना जो डीवी कंपोनेंट कॉस फाई हैं, ये वाले कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ये सब हमारे कंपोनेंट, केवल डीएल को छोड़कर बाकी सारे कंपोनेंट क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ये सारे बाहर आ जाएंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एस क्यूब, ठीक है, और अंदर क्या बचा, डीएल। अब एक बताओ, ये पूरा सर्कुलर कॉइल बहुत सारे डीएल कंपोनेंट से मिलकर बना है और इस पूरे सर्कुलर कॉइल की रेडियस कितनी है, ए है। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हम ऐसे लिख देते हैं आई ए अपॉन एस क्यूब, और ये डीएल कंपोनेंट का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई ए, क्योंकि डीएल कंपोनेंट पूरी सरकमफ्रेंस बना रहा है और जिस सर्किल की रेडियस ए है तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई ए। तो यहाँ देखो 2 पाई से 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और कितना हो गया ये बताओ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब। इसमें अगर हम s की वैल्यू रख दें, s की वैल्यू हमने जानते हैं इतनी होती है, तो s की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो म्यू नॉट आई, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 s की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और 3 है तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो हमारा एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से इसको फाइंड कर लेते हैं। ओके, लेकिन अगर इसमें एन टर्न्स हों, इफ़ देयर आर एन टर्न्स, इस कॉइल में अगर एन टर्न्स होंगे तो कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई ए स्क्वायर अपॉन, देखो आई ना हम कैपिटल बना लिए हमने, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल बना सकते हैं, 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा अगर इसमें एन टर्न्स होंगी। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस और आ जाते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं हैंड टू हैंड। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या क्या हैं। पहला केस हमारा होता है कि अगर ये जो पॉइंट है P, ठीक है, ये इसकी एक्सिस से बहुत दूर हो। ठीक है, इफ पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम सर्कुलर करंट लूप। अगर सर्कुलर करंट लूप से बहुत दूर होगा तो एक बताओ, ये जो अगर पॉइंट P सर्कुलर लूप की एक्सिस से मतलब सेंटर से बहुत दूर होगा, ठीक है, फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, फ्रॉम सेंटर लिख लेते हैं,
फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप के सेंटर से अगर बहुत दूर होगा तो ये आर डिस्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। हम जानते हैं आर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि आर इज़ वेरी ग्रेटर देन ए। आर ए से बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर किसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ए को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू लार्ज हो गई। तो यहाँ पर बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू नॉट, यहीं से देख लें म्यू नॉट, ठीक है, आई, और हमें किसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन में से। ऊपर से कभी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा जो टर्म जहाँ पर ऐड हो रही होती है, जहाँ पर आर और ए ऐड होती हैं, वहाँ से हम नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ए नेगलेक्ट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से क्या ए नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो बचा कितना आर स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 है, तो यानी कि इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आर क्यूब। तो यानी कि जिसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू 2ia स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और अगर इसमें भी एन टर्म्स होती हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसी वाली इक्वेशन में हम कर लेते हैं ऐड म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। ओके, सेकेंड केस देखते हैं। इफ पॉइंट पी लाई ऑन द सेंटर, एट द सेंटर लिख लेते हैं, एट द सेंटर, ठीक है। अगर पॉइंट पी सेंटर पर लाई कर रहा है, तो सेंटर पर लाई कर रहा है, तो एक बताओ क्या होगा, अगर ये पॉइंट पी यहाँ पर आ जाए सेंटर पर, तो आर तो 0 हो जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में आर क्या हो जाएगा 0। तो जब आर 0 हो गया तो ये इक्वेशन बन जाएगी म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन, इसमें आर हो गया 0, तो ये बचेगा 2a स्क्वायर, और आर 0 हो गया, ए स्क्वायर है, पावर 3/2 भी है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा। यहाँ पर ये इक्वेशन, ठीक है, अगर आप ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बचेगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और अपॉन 2a, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये नई फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाती है ये, ठीक है, यहाँ पर नहीं, पाई से मल्टीप्लाई अगर हम यहीं पर कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो, देखो म्यू नॉट एन ऐसे ही रहेगा, आई ऐसे ही रहेगा, और ये आई के साथ पाई आ जाएगा। हमें ए स्क्वायर से ए की पावर क्यूब कैंसिल नहीं करनी है, याद रखना, म्यू नॉट आई एन आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए क्यूब। अब ये बताओ, जब सर्कल की रेडियस ए है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो पाई ए स्क्वायर आया है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई कैपिटल ए अपॉन 2 पाई ए क्यूब। यानी कि एक नए फॉर्म में इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक नया फॉर्मूला ये भी बन सकता है। 2 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं, थर्ड पॉइंट ये डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ पॉइंट P जो है वो सेम डिस्टेंस पर है, जितनी इसकी रेडियस है उतना ही R है, ठीक है। इफ पॉइंट P, या हम कह सकते हैं इफ R इक्वल्स टू A, समझ जाओ कि पॉइंट P जो है वो रेडियस के बराबर इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि R इक्वल्स टू A है, तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसी वाले इक्वेशन में म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आर के प्लेस पे भी अगर हम ए रख दें, क्योंकि आर और ए दोनों बराबर हैं, तो ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब बताओ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, देखो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो यानी कि 2a स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखो यहीं पर आगे जगह नहीं बचेगी, तो यहीं पर मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर जो है ये बाहर, मतलब इसके साथ आएगा 3/2, इसमें जो पावर लगेगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे ए क्यूब बचेगा, और ए क्यूब ऊपर वाले स्क्वायर से जब ए क्यूब कैंसिल होगा तो बचेगा म्यू नॉट एन आई, ऊपर वाला ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, नीचे ए क्यूब था तो एक ए बचा, और यहाँ पर 2 था, 2 की पावर 3/2 है, तो ये हो गया 2 की पावर 5/2। तो यानी कि ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, R इक्वल्स टू ए है तो इतना आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, और इसके सारे केसेस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पीयर सर्किट लॉ पढ़ते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक।
ठीक है, थैंक्स।